हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो रोज हम अलग अलग विषयों को डिस्कस करते हैं यहाँ पॉलिटी के, तो आज भी हम एक पॉलिटी का अलग विषय डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा पॉलिटी का विषय होगा वो होगा संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, यानी कि आज की इस क्लास में हम मौलिक अधिकारों की बात करने वाले हैं। पिछली एक क्लास के अंदर हमने मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार समझ लिया था। तो आज की इस क्लास में हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार को ठीक से समझेंगे। यह दोनों ही जो अधिकार हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में अगर मौलिक अधिकारों से प्रश्न बनते हैं तो 90% संभावना यहीं से प्रश्न आने की होती है। तो इसीलिए इस क्लास के यह जरूरी है कि आप अच्छे से समझें और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे से हो और परीक्षा में प्रश्न ना छूटे। तो इसको शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है संविधान के, और साथ ही यह अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। तो शुरू में पहले अनुच्छेद 12 और 13 है, उसको समझेंगे। उससे पहले हम यह समझते हैं कि जो संविधान का भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। थोड़ा अजीब सा शब्द लगेगा मैग्ना कार्टा। तो यह शब्द दरअसल भारत का नहीं है, दरअसल शब्द जो है वो विदेशी है। विदेशी कैसे है? दरअसल सामंतों के दबाव में आकर के सन 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन ने पहली बार अधिकारों का एक पत्र जारी करा था। उसमें वह सभी अधिकार बताए गए थे जो वहां के सामंतों को, नागरिकों को दिए गए थे। तो और साथ ही साथ विश्व व्यवस्था में पहली बार ही ऐसा हुआ था कि किसी राज्य व्यवस्था के अंदर, किसी व्यवस्था में पहली बार किसी राजा के द्वारा किसी प्रशासन में इस प्रकार के अधिकारों को लिखित रूप में दिया गया था। तो उसे पहली बार मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो उसी प्रकार संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है और लिखित वर्णन किया गया है, इसलिए इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह समझना जरूरी है। साथ ही अब हम सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 12 समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 में दरअसल राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि अब हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बार बार राज्य शब्द का उल्लेख होगा और राज्य शब्द क्या बताया जाएगा। तो राज्य है क्या, व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट का मतलब हमेशा उन चीजों से है जो प्रशासन में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो इसके अंदर हमेशा केंद्र सरकार आ जाएगी। केंद्र सरकार यानी कि हमारे देश की संसद, राज्य के विधानमंडल, सभी विधायिका, विधानसभाएं, और साथ ही साथ वह सभी छोटे मोटे प्राधिकरण भी इसमें शामिल किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं या अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, जैसे कि नगर पालिका। तो इन सभी चीज़ों को शामिल किया। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय जैसे कि LIC वगैरह और अन्य प्राधिकरण भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो जब कभी भी राज्य का शब्द का उल्लेख किया जाएगा तो राज्य शब्द का उल्लेख का मतलब इन्हीं सभी चीज़ों से होगा, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य में हम राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं, देश की संसद की बात कर रहे हैं, या किसी अन्य प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। वह स्थानीय स्तर पर हो सकता है, राज्य स्तर पर, या फिर केंद्रीय स्तर पर हो सकता है। तो यह बात हो गई राज्य की परिभाषा को लेकर। इसके बाद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल ये पूरा का पूरा भाग 3 ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक अनुच्छेद अपने आप में बहुत सारी चीजें समाये हुए हैं। तो यह बात अनुच्छेद 12 की थी, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई थी। उसी प्रकार अनुच्छेद 13 असंगत विधियों के बारे में बताता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 13 यह कहता है कि अगर कभी भी देश की संसद या देश की सरकार ऐसा कोई विधान तैयार करती है जिसकी वजह से मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होता है, यानी कि मौलिक अधिकार सिमटते हैं, कम होते हैं, या उनका महत्व में गिरावट होती है। अगर कभी भी देश की संसद इस प्रकार का कोई विधान तैयार करेगी तो ऐसी स्थिति में वह विधान शून्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, वह बिल्कुल भी इसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 13 में पहले ही कर दी गई है कि आप संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव करें, लेकिन आप किसी भी कीमत पर मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते, ना ही उसके महत्व को गिरा सकते हैं। यह चीज देश की संसद के लिए स्पष्ट कर दिया गया है पहले ही। तो इसी प्रकार अब बहुत सारे लोग यह बोलेंगे कि भाई संविधान के 31A के अंदर संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा करके अब अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। दरअसल कहीं ना कहीं देश की सरकार को ऐसा लग रहा था कि वह मौलिक अधिकार पूर्ति नहीं की जा सकती उसकी, ना ही वो अनिवार्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कमजोर बनाता है। और इस प्रकार की व्यवस्था सबको संपत्ति देना, सब संपत्ति पर अपना अधिकार जाहिर करें, यह तो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि संपत्ति व्यक्ति हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पूंजी के अनुसार ही अर्जित करता है। तो इसीलिए उसको संशोधित कर दिया गया था। वहीं अब हम आगे की बात समझ लेते हैं। आज हम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार समझने वाले हैं। तो समानता का जो अधिकार है उसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। वहीं स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तो सबसे पहले हम समानता के अधिकार पे आते हैं और समानता के अधिकार को हम ठीक से समझते हैं। तो समानता के अधिकार जाहिर सी बात है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात आएगी। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो इस अनुच्छेद के अंदर दो बातें हैं। पहली बात है विधियों के समक्ष समानता और दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण की। तो पहला जो बात है वो पहली बात यह कह रही है
कि हमारे देश के अंदर राज्य के लिए चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वह गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, या किसी भी जाति से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति संविधान के लिए, राज्य के लिए बराबर हैं। उनमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि जो विधियां बनाए जाएंगे, वो कानून बनाए जाएंगे, वह सभी लोगों पर बराबर से लागू होंगे। और साथ ही साथ सभी विधियों के अंदर हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार भी किया जाएगा, यानी कि कोई भी विधि किसी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार नहीं देगी। यह बात इस अनुच्छेद का पहला भाग कहता है, यानी कि समक्ष समानता, यानी कि राज्य के समक्ष सभी समान है। कोई कानून बनेगा, विधान बनेगा, सभी के लिए समान रूप से वो लागू कर दिया जाएगा। और उसमें अमीर गरीब और छोटा बड़ा या किसी भी अन्य आधार पर व्यक्तिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी बात है विधियों के समान संरक्षण को लेकर के, तो यह बताता है कि विधियों के साथ समान संरक्षण होगा, यानी कि व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार तो होगा ही होगा, किसी को विशेष अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसा किया जाएगा कि अगर व्यक्ति समान है तो ही उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसीलिए लाया गया है विधियों का समान संरक्षण, यानी कि समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है तो उसको भी बराबर का दर्जा दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आपको भी रेस में दौड़ना है। ऐसी विधि कहीं भी हर तरह प्रकार से अमान्य ठहराई जाएगी। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14 का यह दूसरा भाग कहता है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, यानी कि व्यक्ति अगर समान है तो उनके साथ एक सा व्यवहार होगा, लेकिन अगर व्यक्ति प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार से असमान है तो ऐसी स्थिति में उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो कमजोर व्यक्ति है उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से राज्य संरक्षण प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। तो यह बात थी विधि के समान समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण को लेकर के। अब कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों का अपवाद होता है। अपवाद कैसे होता है? विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जो भी सार्वजनिक चीजें होती हैं, जितने भी स्थल होते हैं, उन जगह पर कहीं ना कहीं लोगों को विशेष दर्जे दिए जाते हैं। जैसे कि महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के लिए विधानसभाओं में, सरकारी नौकरियों में, विधानसभा, राज्यसभा और जो हमारी लोकसभा है, इन सभी जगहों पर 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि हर जगह पर 33% फीमेल्स का होना जरूरी है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में हम यह भी देखते हैं कि SC, ST, OBC के आधार पर विभिन्न लोगों को आरक्षण दिए गए। तो कहीं ना कहीं यह चीज स्पष्ट करता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अपवाद के रूप में चीजें उभर करके आती हैं। चलिए अब हम दूसरी बात समझ लेते हैं, अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है धर्म, दूसरा है मूल वंश, तीसरा है जाति, चौथा लिंग और पांचवा जन्म स्थान। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, उसके मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, व्यक्ति में अगर अयोग्यता बराबर की नहीं है तो ऐसे स्थान पर भेदभाव हो सकता है। यानी कि अगर सरकार कोई नौकरी निकाल रही है और नौकरी किसी ग्रेजुएट लेवल के व्यक्ति के लिए है तो ऐसे स्थिति में ग्रेजुएट वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 12th वाला कहता है कि मुझे भी वहां पार्टिसिपेट करना है तो वह कहीं ना कहीं अयोग्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ बात स्पष्ट कर दी गई है कि भाई 5 जो आधार हैं, इन 5 आधारों पर किसी प्रकार से व्यक्तिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन 5 आधार यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान की वजह से किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के लिए मना नहीं किया जाएगा, किसी भी सिनेमा में जाने के लिए मना नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी सार्वजनिक स्थल पर व्यक्ति को इन आधारों पर जाने के लिए मना नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई आधार बीच में आता है तो और कोई व्यक्ति किसी को जाने के लिए मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही साथ दूसरी बात यहाँ पर एक यह भी आती है कि अगर ऐसी कोई संस्था है जिस संस्था का या जिस स्थान का पूरी तरह से भरण पोषण सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी उसका पूरा जो खर्च है वो सरकार वहन करती है, तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्यक्ति को इन आधारों पर वहां जाने से नहीं रोका जाएगा। अगर कुछ ऐसा काम किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीजें दंडनीय अपराध के रूप में स्वीकार की जाएंगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 15 के तहत ही सरकार यानी कि संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर राज्य चाहे तो राज्य इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि विशेष व्यवस्था यह की गई है कि विधानसभाओं के अंदर और लोकसभाओं के अंदर, संसद के अंदर 33% फीमेल्स का आरक्षण होगा, रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वह सरकार या राज्य अपने स्तर पर कर सकता है, इसकी छूट संविधान ने दी हुई है। वहीं साथ ही साथ अगले अनुच्छेद पर आते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि ऐसी कोई भी नियोजना की जा रही है, नियोजन बनाया जा रहा है जहां पर भरण पोषण पूरी तरह सरकार कर रही है और कोई एक काम है जिसके लिए विशेष योग्यता निर्धारित की गई है, तो उसमें क्या होगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो सरकारी नौकरी लेने के लिए सरकार एक ओपन एग्जाम कंडक्ट करेगी जिसके अंदर सभी योग्यता वाले यानी कि जिस आधार पर योग्यता निकाली गई है उस आधार वाले सभी लोग उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद साथ साथ ही जो मानदंड निर्धारित किए गए उन मानदंडों को वह पूरा करेंगे।
तो इसके लिए क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सभी को अवसर तो मिलेंगे, साथ ही साथ वो अवसर समान रूप से भी मिलेंगे, लेकिन उनको वहां पर जो प्रतियोगिता है उनके लिए उसको पूरा करना होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति उन चीजों को पूरा कर जाएगा वह लोक नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरियों में वह नियुक्त कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगर जॉब 10वीं लेवल पे है तो 10वीं वाले जो लोग हैं जो योग्यता पूरी कर चुके हैं वह पार्टिसिपेट करेंगे, 12वीं आधार पे है तो 12वीं वाले, और ग्रेजुएशन आधार पर ग्रेजुएशन वाले, या किसी अन्य आधार पर निकली हुई जैसे कि स्पेशल है कोई, जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, मेडिकल लाइन हो गई या इंजीनियरिंग लाइन हो गई, तो जिन लोगों के पास यह विशेष डिग्री या डिप्लोमा होंगे वह लोग ही उसके यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, किसी अन्य स्ट्रीम का कोई व्यक्ति वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार यहाँ भी किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे। ये अपवाद कैसे होंगे, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सभी सार्वजनिक या लोक नियोजन के विषय होते हैं वहाँ लोगों को कहीं ना कहीं कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, जैसे कि SC ST तथा OBC। वहीं कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जैसे फिजिकल कैटेगरीज होती है वहाँ पे छूट दी जाती है। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं अपवाद यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। दरअसल अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन अगर इस शब्द को समझें तो समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। अस्पृश्य अगर हम शब्द का विच्छेद कर दें तो यह बताता है कि अस्पृश्य यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो छूने योग्य ना हो। अगर किसी प्रकार के व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है उसको यह बताया जाता है कि वह व्यक्ति छूने योग्य नहीं है, और उससे यह कहा जाता है कि अगर इस व्यक्ति को छू लिया जाए तो छूने से दूसरा व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति के आधार साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो यह संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह व्यवस्था सरकार ने क्यों की है, संविधान में यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय ऐतिहासिक जो व्यवस्था थी उसके अंदर ये सभी चीजें देखने को मिलती थी। तो आने वाली जो संवैधानिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के काम ना करे, तो इसके लिए ही ये सभी चीजें यहाँ बनाई गई है। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि देश में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अब कोई व्यक्ति अस्पृश्य नहीं है, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, साथ ही उसे कहीं जाने के लिए मना नहीं किया जाएगा अगर आधार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान ऐसा कोई आधार है तो इस स्थिति में। वहीं अगली बात होती है अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की। उपाधियों का अंत कहां से आया? दरअसल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम ब्रिटिश व्यवस्था से उभर कर बाहर आए हैं। लगभग 200 सालों के ब्रिटिश शासन में हम लोग रहे, तो उसके बाद हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार सभी लोगों को यानी किसी भी व्यक्ति को पसंद करके या किसी खास योग्यता के आधार पर वह अपनी कोई भी उपाधि उस व्यक्ति को दे दिया करती थी। जैसे कि जो हमारे राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उन्हें सभी लोग राजा राम मोहन राय के नाम से जानते थे। वहीं इसके अलावा कई लोगों को नायब, ठीक है, सर इत्यादि इत्यादि उपाधियों से भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नवाजा गया था। तो यहाँ अनुच्छेद 18 में भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि साफ साफ यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा किसी भी उपाधि का प्रयोग अपने नाम के साथ में नहीं करेगा। यह बात स्पष्ट कर दी गई। साथ ही साथ यह भी बता दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि हासिल नहीं करेगा। अगर कोई भी विदेशी सरकार किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई उपाधि देती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहले राष्ट्रपति की राय लेगा, और राष्ट्रपति अगर मंजूरी दे देगा तो ही वह व्यक्ति विदेशों से उस उपाधि को हासिल करेगा, अन्यथा वह व्यक्ति विदेशों से उस उपाधि को हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। साथ ही साथ यह इसलिए किया गया ताकि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य के साथ ना मिले या जुड़े ना, और कोई गलत काम ना करे इसके साथ। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के द्वारा कर दिया गया है अब तक। साथ ही साथ जो हमारा संविधान है वो 3 प्रकार के उपाधियों के बारे में बताता है, वो भी एक सम्मान है। उसमें संविधान में बताया गया है कि यह व्यक्तियों को सम्मान दिए गए हैं, लेकिन व्यक्ति इन चीजों को अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं करेगा। वह है पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। ये 3 नागरिक सम्मान है जो नागरिकों को दिए जाते हैं। तो उसके लिए भी संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह जो सम्मान है ये व्यक्ति को सम्मान ही दिया जा रहा है, उपाधि नहीं है। तो व्यक्ति किसी प्रकार से इन चीजों को नाम के आगे या पीछे जोड़कर प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेगा। तो यह बात थी हमारे संविधान में वर्णित समानता के अधिकार की। चलिए अब हम अपना रुख आगे करते हैं और अब स्वतंत्रता के अधिकार को समझते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। सबसे पहले हम संविधान के अनुच्छेद 19 को समझते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 19 6 अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि यहाँ पर राज्य किसी व्यक्ति के 6 अधिकारों की रक्षा करेगा। वह 6 अधिकार समझते हैं कौन कौन से। पहला अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति। यह अधिकार यह बताता है कि हर व्यक्ति को सोचने का और अपनी बातों को प्रस्तुत करने का अधिकार है, भले ही वह बातें कभी भी राष्ट्र के विरोध में नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति को देशद्रोही घोषित किया जाए। साथ ही साथ वह बातें कभी भी ऐसी नहीं होंगी जिससे संविधान के प्रति आस्था या राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के प्रति कोई व्यक्ति अपनी अनिष्ठा जाहिर करे। तो कोई व्यक्ति कुछ भी सोचेगा और अपने विचार प्रस्तुत करेगा, यानी कि वो आपस में कुछ भी कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्ति को यह सुरक्षा भी मिली हुई है कि उस व्यक्ति का कभी भी फोन टेप नहीं किया जाएगा, निजता के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, फोन टेप नहीं होगा, ठीक है। वह अपने विचारों को, अपने लेखों को कहीं भी प्रकाशित करवा सकता है। यह अधिकार उस व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संविधान के अनुच्छेद 19 में दे दिया गया है। वहीं दूसरी बात समझते हैं यहाँ शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई निगम, कोई भी हो, वह शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि वह जो कार्यक्रम कर रहे हैं वह कार्यक्रम निरायुध होना चाहिए, यानी कि हथियारों के रहित होना चाहिए। उस कार्यक्रम के अंदर हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाल ही में ऐसे बहुत से मामले आए हैं जहाँ शादी ब्याहों के अंदर कई लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल करा है और जब बाद में वीडियोज वायरल हुई हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप कार्यक्रम कर सकते हैं, कार्यक्रम की करने की बिल्कुल भी मना नहीं की गई है, लेकिन वह कार्यक्रम कैसे होंगे? पहली बात शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, वहीं दूसरी बात वह सभी कार्यक्रम निरायुध होंगे, यानी कि हथियारों के बिना करवाए जाएंगे। अगली बात समझते हैं, हर व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 19 में यह अधिकार भी दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी ट्रस्ट बना सकता है, संगम बना सकता है, यूनियन यानी कि संघ बना सकता है, या कोई सहकारी समिति बना सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास फंड है और वह कोई भी यूनियन या फिर ट्रस्ट बनाने चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उसको बना सकता है, ठीक है। अगर वह अपने निजी दायित्वों के लिए, निजी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह सारे काम कर सकता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन उसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पॉजिटिव होना चाहिए, किसी गलत काम के लिए उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार कोई भी यूनियन बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, तो उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई है। वहीं अगली बात है भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की। तो संविधान का अनुच्छेद 19 हर व्यक्ति को यह भी अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के पूरे क्षेत्र में, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हमारे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, किसी भी क्षेत्र में कहीं से कहीं तक घूम सकता है। उसके मामले में कोई भी सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो हर व्यक्ति को घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अपवाद है। यहाँ अपवाद कुछ इस प्रकार है कि व्यक्ति को अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में जाने के लिए मना किया जाता है, यानी कि जो एसटी वाले एरिया होते हैं वहां जाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि बहुत सारे व्यक्तियों को अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं उन जनजातियों के लोगों के द्वारा मार दिया गया है। दरअसल वह जो जनजातियां वह यह महसूस करती हैं कि कोई भारी व्यक्ति उनके यहाँ आता है तो उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, वह उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में वह नुकसान कर देती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति कहीं भी घूम तो सकता है, लेकिन उसको ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए मना किया जाता है। साथ ही साथ देश के लोगों को ऐसी जगह पे जाने के लिए मना किया जाता है जहां पर वेश्यावृत्ति से जुड़े काम किए जाते हो, या फिर जहां पे कोई खूंखार आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधियां हो रही हो, तो ऐसी जगह पे जाने के लिए भी व्यक्ति को मना कर दिया जाता है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी आ सकते हो, कुछ जगहों को छोड़कर। वहीं साथ ही साथ भारत का संविधान के अनुच्छेद 29 यह भी अधिकार देता है कि हर व्यक्ति भारत में कहीं भी घूम तो सकता है और साथ ही साथ वह कहीं भी निवास भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली छोड़ के जाना चाहे, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मुंबई, ठीक है, या अलग किसी अन्य राज्य में जाकर के निवास करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं भी जाकर के निवास कर सकता है और अपनी आजीविका चलाने के लिए वह कोई भी काम कर सकता है। तो यह बात भी अनुच्छेद 19 में बता दी गई है। अगली बात यही है कि कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का उसको अधिकार है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19 हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह व्यक्ति कोई भी काम अपनी इच्छा अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार कर सकता है। उसको किसी भी काम करने के लिए मना नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक चीज सामने आ जाती है, वह यह है कि सरकार कुछ विशेष कामों को करने के लिए विशेष योग्यता निर्धारित कर सकती है या फिर उन लोगों के लिए लाइसेंस की पाबंदी लगा सकती है। तो कुछ काम ऐसे अभी भी हैं जैसे कि केमिकल सप्लाई करना, तो इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, डॉक्टर, इस प्रकार का कोई भी काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक कि उसको डिग्री ना मिली हुई हो, उसके पास डिप्लोमा ना हो उस चीज़ का। तो कोई भी काम व्यक्ति कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के मामले में गवर्नमेंट एक विशेष योग्यता का निर्धारण कर सकती है। ऐसा होता भी और ऐसा हम देखते भी है। कोई भी जो डॉक्टर है उसके पास अपनी एक डिग्री होती है और उसी के आधार पर वो सभी ट्रीटमेंट कर सकता है। जिनमें विशेष योग्यता की आवश्यकता है वहां पर विशेष योग्यता वाला व्यक्ति ही काम संभालेगा, बाकी जो सामान्य योग्यता वाले काम है वहां व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उसको यह छूट संविधान में दे दी गई है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है: वाक और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की, संगम, संघ या सहकारी समितियां बना लेने की, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाने की, कहीं भी घूमने की, कहीं भी निवास करने की और कोई भी काम करने की बात यहाँ कर दी गई है। वहीं अगली बात समझते हैं संविधान के अनुच्छेद 20। अनुच्छेद जो 20 है वह हर व्यक्ति को अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान कर रहा है।
यानी कि यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो वह व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके मामले में दोष सिद्धि ना हो जाए। दोष सिद्धि के बाद ही किसी व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा, उससे पहले उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी व्यवस्था की गई है कि कभी भी जिस समय जो व्यक्ति गुनाह करेगा उस व्यक्ति को उस समय के अनुसार ही जो सजा होगी वही सजा दी जाएगी, उस व्यक्ति को उस समय की सजा से अधिक सजा कभी भी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर यह संरक्षण भी उसका किया गया है। साथ ही साथ व्यक्ति के मामले में एक संरक्षण और किया गया है, वह यह किया गया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए या अपना साक्षी बनने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सबूत बताने होंगे, यह एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह बात यहाँ ठहरा दी गई है कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ ना तो गवाही देगा ना ही अपना खुद का साक्षी कभी बनेगा। तो संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो व्यक्ति को 3 चीजें बताता है। वह यह है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता। वहीं जब उसका दोष सिद्ध हो जाएगा तो उसको उस समय की विधियों के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो तीसरा प्रावधान है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपना साक्षी बनने के लिए यानी कि अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं अगली बात समझते हैं, अगली बात है अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार का है। दरअसल अगर मैं इन कॉन्सेप्ट्स में सभी अधिकारों के अंदर अगर बात करूं तो अनुच्छेद 21 ऐसा अधिकार है जो सबसे ज्यादा विस्तृत है, सबसे ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं क्योंकि यह सारी बातें वो हैं जो प्राण और व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता जुड़ी है। यानी कि हर एक बात जो आपको संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिख रही है या आपको मौलिक अधिकार में नहीं दिख रही है वह सारी बात यही है। यानी कि आपको यह अधिकार है कि आप अपने पास प्राइवेसी रख सकते हैं, अपनी चीजों को प्राइवेसी में रख सकते हैं। यह बात अनुच्छेद 21 बताता है। आपको स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए, आपको स्वच्छ जल पीने के लिए मुहैया कराया जाएगा, यह बात भी अनुच्छेद 21 कहता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताता है अनुच्छेद 21 के आप नॉइज पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप उसके खिलाफ भी संरक्षण ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो चीजें हैं, महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण, हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, साथ ही साथ इससे जुड़ी जितनी चीजें हैं, शिक्षा का अधिकार, यह सभी चीजें संविधान के अनुच्छेद 21 में ही बताई गई हैं। बहुत सारी है, शुरू करूंगा तो आधा पौना घंटे में भी खत्म नहीं होगी, इतना ज्यादा बृहद कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इतना समझ लीजिए हर एक बात जो कहीं नहीं की गई वह सारी बातें यहीं की गई हैं। इसी अनुच्छेद में यह बताया गया है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने का अधिकार है, आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, आपको समाज में एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप सामान्य जीवन से अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कैदी है, तो उस कैदी को यह भी अधिकार है कि उसको अकेले किसी कारावास में नहीं रखा जाएगा, उसको स्वच्छ चीजें प्रदान की जाएगी, उसको साफ पानी और अच्छा खाना दिया जाएगा। ये सभी चीजें भी एक कैदी को दी गई है। तो यह सभी चीजों का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर। वहीं संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पार्ट है, उसको कहते हैं 21A। 21A अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राइट टू एजुकेशन है, यानी कि RTE। इसके अंदर शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से 14 साल के बीच है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार यानी कि उस राज्य की जो सरकार है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह सरकार उस व्यक्ति के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। इसी व्यवस्था के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ उन्हें फ्री बुक्स दी जाती है और साथ ही साथ उन्हें मिड डे मील भी दिया जाता है। यह सारी व्यवस्था जो है यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर दी गई है। वहीं जो आखिरी बात है स्वतंत्रता के अधिकार की, वह समझ लेते हैं। वह यह है निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण। तो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वह हर व्यक्ति को निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। इसके अंदर 2 तरह की बातें की गई हैं, एक तो है कठोर दंड और दूसरी बात है निवारक। दूसरी को पहले समझ लेते हैं। जो निवारक है, निवारक दरअसल उस स्थिति में किया जाता है कि कोई व्यक्ति ने कोई जुर्म किया हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को दंड ना दिया जाए, बल्कि जब वह व्यक्ति न्यायालय जाए तो न्यायालय उस व्यक्ति को आगे के लिए चेतावनी दे दे और विभिन्न मामले समझा दे और समझाने के बाद उसको बरी कर दे। तो यह सारी बातें निवारक के अंदर आती है। वही जो दूसरा जो प्रावधान है वह कठोर दंड को लेकर के, किसी व्यक्ति का जो दोष है वो सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। वहाँ व्यक्ति को अधिकार यह दिया गया है कि वह अपने वकील से या अपने विशेषज्ञ से, जो विधि विशेषज्ञ हो, उस व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, उसे सलाह ले सकता है, उससे विचार विमर्श कर सकता है। साथ ही साथ उसको यह भी अधिकार है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे तक जेल में नहीं रखा जाएगा। अगर 24 घंटे तक जेल में रखा गया है तो उसे 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे राज्य ने लोगों के लिए कर दी गई है। यहाँ दोनों स्थितियां हैं, अगर व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है तो भी है, अगर दोष सिद्ध नहीं होता तो उसको आगे के लिए चेतावनियां दे दी जाती है। तो यहाँ 2 चीजें हैं, एक कठोर दंड और दूसरा निवारक। तो आज की इस क्लास में हमने
मौलिक अधिकारों को समझा और मौलिक अधिकार के तहत हमने समानता का अधिकार यानी कि 14 से 18 और साथ ही स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 को अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर फिर भी कुछ डाउट है, कोई प्रश्न उठता है तो उसे आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा ऐसी अलग अलग वीडियोज़ के लिए। अगले पार्ट में हम बाकी जो मौलिक अधिकार है उनको कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। And in the last, thank you so much for watching this video.